अब आज हमारे सामने एक पैनल है जिनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस 200 साल से ज़्यादा का है, तो उनसे हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हर व्यक्ति के 2 पाँव, 2 कान, 2 आँख है। फ़र्क यहाँ है। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता रहता हूँ कि इंडियन ओशन का क्या महत्व है। लोग मुझे बताएंगे चाइना आ गया है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, फिशरीज़ हैं, ऑयल है, मगर कोई बच्चा ये नहीं बताता कि दिल में एक डाउट आ जाता है, दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आ जाती है कि मैं कैसे compete कर पाऊँगा कि मेरे साथ एम्स का स्टूडेंट है या मेरे साथ कोई ऐसे प्रीमियर कॉलेज का स्टूडेंट है। ये ज़रूरी है कि दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर कि मैं कैसे प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकता हूँ। तो उसके लिए यू डोंट हैव टू बी फ्रॉम IIT, फ्रॉम एनी कॉलेज, दैट अप्रोच इज इम्पोर्टेंट। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को हम कैसे कवर करें सो दैट कोई क्वेश्चंस अगर हमसे पैनल पूछे तो हम उसको टैकल कर पाएँ। You just go through all the TV channels, some of the newspapers, and once you know the major items of discussion, एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, बोलना पड़ा कि सर आई डोंट नो। दूसरे क्वेश्चन पे बोलना पड़ा आई डोंट नो। तीसरे क्वेश्चन पे बोलना पड़ा आई डोंट नो। कभी भी हम हर एक कैंडिडेट को ये समझाते हैं कि कभी गेस ना करे, और अगर उसको आंसर नहीं मालूम है तो फ्रैंकली एडमिट कर ले, क्योंकि ये टेस्ट ऑफ नॉलेज तो है नहीं। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सर किन डायमेंशंस पे हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस ऑप्शनल से पूछे जा सकते हैं हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। बोर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे मैक्सिमम 3 लोग सिविल से हैं, बाकी 2 अदर डोमेन से हैं, मे बी द कॉर्पोरेट, मे बी द लॉ, मे बी द प्रोफेशन। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि हम हमेशा वो सिविल्स वाले एंगल में रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें 120 या 130 स्कोर करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 210 या उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। अब आज हमारे सामने एक पैनल है जिनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस 200 साल से ज़्यादा का है, तो उनसे हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हमारे चेयरमैन सर सुनील जेटी सर से मैं पूछना चाहूँगा, सर ये जो डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स का मार्क्स के अंदर, कोई स्टूडेंट 130 मार्क्स लेके आ रहा है, कोई 200 मार्क्स लेके आ रहा है, इसके पीछे क्या पैरामीटर्स रहते हैं? उत्तर बहुत सिंपल है। अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट को देखा जाए तो अगर हम देखें तो हर व्यक्ति के 2 पाँव, 2 कान, 2 आँख है। फ़र्क यहाँ है। और ये जो भी बच्चा आता है उसने प्रीलिम्स पास कर रखे हैं, मेंस पास कर रखे हैं, मगर इंटरव्यू का स्ट्रेस इतना ज़बरदस्त होता है दैट इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर कि जो उसकी सोच है उसको वो पकड़ नहीं पाता। और अगर सोच को नहीं पकड़ पाता है तो जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण अगर दिया जाए, मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता रहता हूँ कि इंडियन ओशन का क्या महत्व है। लोग मुझे बताएंगे चाइना आ गया है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, फिशरीज़ हैं, ऑयल है, मगर कोई बच्चा ये नहीं बताता कि मॉनसून्स यहाँ से आ रही हैं। कोई ये नहीं देख पाता कि 1498 में वास्को डी गामा ने कैसे आया और कैसे कल्चर मूव किया। इशू क्या है कि हर प्रश्न का उत्तर ठीक है मगर उसका लेवल लो है। बड़े लेवल को बढ़ाने के लिए एक समझदार बच्चा समझता है कि जो भी उसने प्रीलिम्स में किया है वो प्रीलिम्स में ही इज़ ओनली कलेक्टिंग इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम लोग किचन में तरह तरह के मसाले इकट्ठे कर रहे हैं, मेंस में वो एक पेपर को डील करता है जहां वो एक डिश तैयार करता है, मगर जब पैनल इंटरव्यू के लिए आता है तो ही प्रिपेयर्स अ मील। हर किसी के लिए तरह तरह के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। अगर बच्चे में स्ट्रेस नहीं है, अगर वो कॉन्फिडेंट है, अपने में विश्वास रखता है, तो जितनी भी उसके पास नॉलेज है अपने प्रीलिम्स की, मेंस की, उसको सिंथेसाइज करता और एक ज़बरदस्त उत्तर देता है। फ़र्क केवल सोच का है और ये सोच रुकती स्ट्रेस के कारण है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जितनी मॉक इंटरव्यूज़ दी जाएं, जितना हम लोग बोलें, जितना लोगों के साथ संपर्क करें, ये सारी चीज़ें हमारे पास अपने आप ही ठीक होती रहती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू बी इंडिविजुअलिस्टिक, दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ अदर्स। The moment we start interacting, our interpersonal skills flourish, and when the interpersonal skills flourish, it becomes pretty easy for us to interact with anyone of any age, right from a small little child to an old little man. We can interact provided we have this ability to communicate, and this happens when we are confident,
when we have adequate knowledge. Knowledge is not an essence because prelims and mains gives you adequately. But यहाँ यही आ जाता कि डरे नहीं, स्वयं में विश्वास रखें कि आप भारत के 3000 सबसे सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं। जब आप इस विश्वास के साथ जाते हैं, आपका आत्मविश्वास ही सब दरवाजे खोल देता है सक्सेस के। थैंक यू सर। आई थिंक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मोटिवेट होंगे इस बात से, एंड कहीं ना कहीं उनको एक डायरेक्शन मिली होगी कि कैसे वो अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसके साथ ही साथ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आप सर आईआईटी कानपुर से हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो आईआईटी से होते हैं, आईएम से होते हैं, या काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमारे कुछ प्रीमियम कॉलेजेस से होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका सर जो बैकग्राउंड होता है वो एक लोकल कॉलेज से बड़े होते हैं। तो कई बार एक दिल में एक डाउट आ जाता है, दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आ जाती है कि मैं कैसे compete कर पाऊँगा कि मेरे साथ एम्स का स्टूडेंट है या मेरे साथ कोई ऐसे प्रीमियर कॉलेज का स्टूडेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट का क्या वो मतलब कई बार उसका माइंडसेट ही सर वैसे डेवलप नहीं हो पाता, कई बार उसको लगता है कि मेरे नंबर कम तो नहीं मिलेंगे मुझे इंटरव्यू में। तो इस चीज़ को सर हम कैसे टैकल करें? देखो, आईआईटी कानपुर ने मुझे क्या सिखाया, उन्होंने ये सिखाया कि हर प्रॉब्लम का हल है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब एक ऑफिसर को क्या करना है, उसके सामने एक समस्या है, उस समय उसको हल ढूंढना है। चीफ सेक्रेटरी उसके लिए हल नहीं ढूंढ सकता, जो भी निर्देश देता रहे, अल्टीमेटली मौके पे वो अधिकारी खुद बैठा होगा। तो एक ये ज़रूरी है कि दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर कि मैं कैसे प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकता हूँ। तो उसके लिए यू डोंट हैव टू बी फ्रॉम आईआईटी, फ्रॉम एनी कॉलेज। दैट अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट, वेदर यू आर एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है ना? अगर आप किताबें खोलने बैठ जाओगे, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। उस समय अपना दिमाग लगाना है, सारे फैक्टर्स देख करके हमने क्या डिसाइड करना है, कैसे करना है। सिमिलरली जैसे आपके ज़िले में चीफ मिनिस्टर आ जाए, तो चीफ मिनिस्टर के साथ आपको टाइम कितना मिलेगा? वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और अपनी गाड़ी में जाके बैठेंगे, इतनी देर में आपने सारी बात उनको कन्वे करनी है। तो वही इंटरव्यू का मुद्दा भी वही है, उतनी देर में अगर आप सारी बात कह सकते हो तो आप जीत जाओगे। अदरवाइज फिर सीएम साहब क्या करेंगे, किसी और से पूछेंगे भाई क्या करना। तो टू स्टे रेलेवेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इश्यूज़ क्या हैं, क्या प्रायोरिटी है, किस प्रायोरिटी में उत्तर देना है। सबसे ज़रूरी बात पहले कहनी है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। तो ये सोच ऐसी होनी चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉलेज फ्रॉम विच यू स्टडीड, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। दैट्स ग्रेट सर। वैसे भी सर यूपीएससी यही डिमांड करता है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो ये मैटर नहीं करता कि आप बीटेक हैं, एमबीए हैं, डॉक्टर हैं या क्या हैं। सर लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट थे उत्कर्ष श्रीवास्तव सर, वो भी IRS ऑफिसर हैं अभी करेंटली। तो उनका कॉलेज भी एक लोकल कॉलेज था। तो जब सर वो इंटरव्यू के बाहर बैठे हुए थे तो उन्होंने यही सेम बात बताई कि मेरे साथ में जो वेटिंग में थे, एक कोई IIT से था, एक IIM से था, एक एम्स का डॉक्टर था। तो मुझे देख के डर लग गया कि भाई मैं कैसे इनके साथ compete करूँगा, मेरे से आगे वाला बच्चा IIT से है, मैं कैसे एक्सपेक्टेशन उसको पैनल की एक्सपेक्टेशन मीट कर पाऊँगा। बट अल्टीमेटली उनका लिस्ट में नाम है और बाकी कैंडिडेट्स का नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यूपीएससी उस चीज़ को बैलेंस आउट कर देता है कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो, यू स्टिल गेट द मार्क्स अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो, मैं जब स्कूल में था तो हमारी टीचर ने एक बात कही थी कि सुनील तुम सवाल बहुत पूछते हो, पूछते रहना, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। तो मुझे लगता है कि आजकल बच्चे जो हैं वो सवाल नहीं पूछते। ज़रूरी है कि सवाल पूछो। अब आपने अखबार में हेडलाइन पढ़ ली, उस हेडलाइन के पीछे क्या है अगर आप ये पूछोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जी सर। तो अगर कुछ दुनिया के सिस्टम में कहीं कोई मोड़ आ रहा है, कोई पेंच आ रहा है, तो वी शुड ट्राई टू गो इनटू इट एंड फाइंड आउट कि हुआ क्या था। अगर वो कौतूहल नहीं है हमारे अंदर तो फिर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर ज्ञान नहीं बढ़ेगा। फिर रट लिया तो रटा हुआ तो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वो है जो आपने आत्मसात किया, तो उसके लिए आपको खोज करनी ज़रूरी है। तो ढूंढते रहना चाहिए। मतलब जीवन को कैजुअली जीने वाला मेरे विचार से यूपीएससी को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो गंभीरता से जीवन जी रहा है, चीज़ों की गहराई में उतर रहा है, उसका ही सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि देश को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
सर इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट का, वो करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में है। कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मेंस हमने दे लिया, लगभग 2-3 महीने मेंस पहले था, उसके बाद से हमारा थोड़ा करंट अफेयर्स से सर उतना टच छूट जाता है। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को हम कैसे कवर करें सो दैट कोई क्वेश्चंस अगर हमसे पैनल पूछे तो हम उसको टैकल कर पाएँ? करंट अफेयर्स का सवाल जरूरी है, वो समझना चाहिए कैसे करंट अफेयर्स हमें असिमुलेट करके कैसे जवाब देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई विल स्पीक इन इंग्लिश, दैट वुड बी ईजियर फॉर मी। Whenever we read newspaper, most important thing, we need to see relevant TV channels, podcasts, all digital source, so that our preparation becomes easier. See some of the videos, YouTube, whatever sources like that important beyond Indian DD also is good. Many television, BBC, CNN, whatever. You just go through all the TV channels, some of the newspapers, and once you know the major items of discussion, then we have to focus on. Then most important thing is analysis. How it relates to us, to our state, our DAF. The individual's DAF is different. His state is different. If the news item is relevant to him, his profile, that should be likely question. There can be a likely question. And let us say Mahatma Gandhi program has been changed to Viksit Bharat Ramji program, Veer Ramji program. This can apparently look like political, but we need not get into the politics of it. We need to understand why this question came, how it can be analyzed objectively without getting into politics. Right. That is a rational, logical answer would be like that. And if you can diplomatically put it, Mahatma Gandhi is a Ram Bhakt or Ramji and all these relation, Right. if you can focus on, that is a diplomatic way of handling the question, but objectively it can be analyzed. Basically, we need to ask the questions of analysis. Why, what, when, how, why this question to me? Why the questioner is asking this particular question? What he is expecting from me? That should be thought over. Pause a minute, think why this question is put to me, and then understand as prioritize and give the answer, it would be better. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसके वन ऑफ द अदर थिंग्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सर, काफ़ी बार मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो दे ऑफन टेल अस वन थिंग कि कई बार ऐसा होता है कि पैनल हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, बोलना पड़ा कि सर आई डोंट नो, दूसरे क्वेश्चन पे बोलना पड़ा आई डोंट नो, तीसरे क्वेश्चन पे बोलना पड़ा आई डोंट नो। अब जब बैक टू बैक सर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता होता, तो नेचुरली एक कैंडिडेट का जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी नीचे चला जाता है। अब इस वजह से क्या होता है कि जो आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर भी हमारा कॉन्फिडेंस क्योंकि शेकन है तो उनका भी अच्छे से हम आंसर नहीं दे पाते। ऐसी सिचुएशन को सर कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये बहुत बार प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स ने ये सिचुएशन फेस की है। देखिए ऐसा है, इट इज़ नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता और आपने फ्रैंकली विद फुल ऑनेस्टी आपने उसको जवाब दिया कि मुझे ये नहीं आता, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा या ज्ञान बाद में नॉलेज हासिल करूंगा, ये बिल्कुल सही निर्णय है। कभी भी हम हर एक कैंडिडेट को ये समझाते हैं कि कभी गेस ना करे, और अगर उसको आंसर नहीं मालूम है तो फ्रैंकली एडमिट कर ले, क्योंकि ये टेस्ट ऑफ नॉलेज तो है नहीं, ये टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। और इंटेग्रिटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का, जो कि एक ऑफिसर में देखते हैं। हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या देख रहे हैं, जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है कि वो अपने आंसर में कितना ऑनेस्ट है, एनालिटिकली कितना उसको एनालाइज करके बोलता है, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग उसकी है कि वो प्रॉब्लम को प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ से देख के फिर उसके बाद अपना निर्णय लेता है। तो ये सारे फैक्टर जब हमें कैंडिडेट के आंसर में दिखाई देते हैं
तो नेचुरली उसकी ग्रेडिंग भी बहुत फिर उसी हिसाब से काफ़ी हाई होती है। कई दफ़ा बच्चे क्या होते हैं, जैसे आपने बताया 3 सवाल का जवाब नहीं आया तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन उनको हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि भाई बैकलॉग कैरी ना करें पिछले सवाल का, जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उस पर फोकस करें। हो सकता है पिछले आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा आता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने क्वेश्चन की वजह से उसके ऊपर भी आपकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़े। तो इसमें रेजिलेंस जिसको कहते हैं कि कुछ भी ऐसी एडवर्स स्थिति में क्योंकि जब एक सिविल सर्वेंट बाद में सर्विस में जाता है तो वहाँ भी उसको कई दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिसका उसको उसी टाइम सॉल्यूशन शायद ना कर पाए। तो लेकिन उसको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है, अपनी रेजिलेंस को पूरा ध्यान में रखना है। सेम चीज़ हम कैंडिडेट में भी देखते हैं कि कई अंडर प्रेशर तो नहीं आ जाता अगर सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर वो अपना टेम्पो मेंटेन करके रखता है, अपना काम एंड कंपोजर को मेंटेन करके रखता है और अगले सवाल को अच्छी तरह से हैंडल करता है, क्योंकि इसमें बोर्ड की जो मंशा है वो ये नहीं है कि वो जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट को क्या नहीं आता, वो जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट को क्या आता है और उसको वो किस तरीके से पेश कर सकता है, छोटे कंप्रीहेंसिव कंसाइज एंड टू द पॉइंट मैनर। कई दफ़ा क्या होता है कैंडिडेट क्वेश्चन को ही पूरी ध्यान से नहीं सुनता। जब कोई मेंबर सवाल पूछता है तो उसके दिमाग में ऑलरेडी एक आंसर आता है कि भाई ये कैंडिडेट इस सवाल का जवाब इस तरीके से देगा जो उसके माइंड से मैच करेगा, तो ही उसको लगता है कि ये बिल्कुल सही रास्ते पे है। कई दफ़ा कैंडिडेट जो है आंसर को सही जगह पे हिट ना करके गोल गोल उसको घुमाते रहते हैं, जिससे कि इम्प्रेशन ये पड़ता है कि इसको सही आंसर मालूम नहीं है लेकिन ये फिर भी जवाब दे रहा है। तो हमारी ये है कि सवाल को ध्यान से सुने, उसको सोचे कुछ सेकंड के लिए और फिर उसका जवाब दे, और इसके लिए तैयारी करके रखे कि जो उसका डेफ है, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, या तो डेफ से आते हैं या करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल या इकोनॉमिक इश्यूज, यही मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जो भी सवाल उसको लगता है पॉसिबल है, उसके 4-5 बुलेट पॉइंट फॉर्म में आंसर पहले ही अगर अपना तैयार कर रखे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कि भाई इनमें से कोई सवाल आएगा तो मैं इस तरीके से उसको हैंडल करूँगा। और बाकी जो सवाल आते हैं जिनके बारे में उसको मालूम नहीं, ऑन द स्पॉट कई जवाब देने पड़ते हैं, वो उसको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस अगर उसमें अपना बरकरार रखा हुआ है तो वो उसको हेल्प करेगा उस टाइम। और नहीं आता तो कोई इसमें कोई उसके नंबर मार्किंग नहीं करते हैं कि अगर आप मान लो 10 में से 6 सवालों के जवाब नहीं दिए तो आपके 40% नंबर आएंगे, और आपने 10 में से 8 सवालों का सही जवाब दिया तो आपके 80% नंबर आएंगे। इट इज़ नॉट ए मैथमेटिकल क्विज, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। जो जवाब सवाल आपको आते हैं उसको आप कितनी बेहतरी से कॉन्फिडेंस के साथ टू दी पॉइंट और प्रिसाइज मैनर और कंप्रीहेंसिव मैनर में जवाब देते हैं, उस पर मैटर करता है। तो यही कैंडिडेट्स को हमारा यही हमेशा एडवाइज रहती है कि भाई आप सवाल को ध्यान से सुने। अगर आपका दिमाग उसी टाइम आपको जवाब देगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उसको मना करें। 60-70% अगर आपको जवाब आता है तो कंसर्न मेंबर से अप्रूवल लेके कि सर आई नो आउट बट आई एम नॉट श्योर, इफ़ यू परमिट आई कैन ट्राई, इफ़ दे अलाउ यू यू टेक ए चांस। बट वो भी 1-2-3 सवाल में हो सकता है सर, सब सवालों में हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का भी पता चलता है कि बच्चे को अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। तो सलाह यही रहती है कि जो आता है उसको सही ढंग से पेश करे, सुने, अपना जो उसने तैयारी की है अपनी नॉलेज को यूज़ करे। नॉलेज, चाहे हम कहते हैं कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो इसलिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और डिस्कशन का एक माध्यम है, अगर आप हर सवाल का जवाब देंगे मुझे नहीं आता तो आप डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर योर असेसिंग योर परफॉर्मेंस। ये हमारा है। थैंक यू सर। आई थिंक आपने बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दी कि जितनी अच्छी हमारी प्रेपरेशन होगी कहीं ना कहीं उतनी ही अच्छी हमारी रियल इंटरव्यू में परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी निकल के आएगी। हाँ, इसलिए मॉक इंटरव्यूज को प्रैक्टिस करे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसको पता चलता है कि उसकी स्टैंडिंग कहाँ है, और जितना उसके ऊपर जो उनको सजेशन दिए जाते हैं इम्प्रूवमेंट के, उस पर अगर आगे काम करे और उसके बाद फिर मॉक दे कि कितनी मैंने इम्प्रूवमेंट किया, लास्ट मॉक में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा था, इस मॉक के बाद मेरी परफॉर्मेंस में क्या इम्प्रूवमेंट है। तो अगर इस तरीके से तैयारी करेगा तो बच्चा नेचुरली जो उसकी फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहेगा, और उसको पता भी चलेगा कि उसकी कहाँ कमियां हैं, कहाँ उसने उन कमियों का ध्यान रखना है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर रहेगी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन और भी पूछना चाहूँगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स जैसे अपने ऑप्शनल को सर रेडी करते हैं, चाहे वो उनका कोई भी ऑप्शन हो, PSIR हो, सोशियोलॉजी हो, मैथ्स हो, एंथ्रोपोलॉजी,
तो मेंस के टाइम हम पढ़ते हैं काफ़ी डिटेल में, काफ़ी टाइम लगता है उसको पढ़ने के अंदर, पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सर किन डायमेंशंस पे हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस ऑप्शनल से पूछे जा सकते हैं हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर? राइट सर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट मतलब द वे एक्चुअली आप ये देखिए, बोर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे मैक्सिमम 3 लोग सिविल से हैं, बाकी 2 अदर डोमेन से हैं। मे बी द कॉर्पोरेट, मे बी द लॉ, मे बी द प्रोफेसर। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि हम हमेशा वो सिविल्स वाले एंगल में रहते हैं। तो पैनल का जो कंपोजिशन है वो पहले तो आपको मतलब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा। अब होता क्या है, बोर्ड मेंबर्स को किसी के पास केवल 2 पेज है, किसी के पास हार्डली प्रेसिडेंट के पास में पूरा डेफ होगा, सारे मेंबर्स के पास पूरा डेफ नहीं होता है। तो सारे मेंबर्स को इवन पता ही नहीं होगा कि आपका ऑप्शनल क्या है। जैसे यहाँ पे हमें लिख के दिया गया, जी सर, अगर ये ना लिखा हो तो हमें पता ही नहीं है इस कैंडिडेट का ऑप्शनल क्या है। तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, आफ्टर द मेंस ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते रहते हैं। उसकी चांसेस जो हैं वो 0.01% पे हैं। सपोज दैट एक्स्ट्रा मेंबर कम्स टू द लेट्स से मैथमेटिक्स ऑप्शनल, इट हैज़ द 0.001% पॉसिबिलिटी। अब आपने एफर्ट्स इतने लगाए तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मतलब नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उतना नहीं है उस चीज़ का। तो ऑप्शनल ये है कि हाँ, आपने ये ऑप्शनल रखा है, वो आपकी पर्सनालिटी में भी दिखेगा, आपकी बातों में भी दिखेगा। जब आप उत्तर दे रहे होंगे तो भी वो पता चलेगा कि अच्छा इस इंसान का टिल्ट, झुकाव किस साइड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शनल पर बहुत ज़्यादा जोर देने के बजाय अगर हम बोर्ड कंपोजिशन के साइकोलॉजी को समझें तो हमें इस चीज़ का आंसर मिलेगा कि हमने जो मेंस में तैयारी की है थी ऑप्शनल की, वो बहुत अच्छी थी। अभी इंटरव्यू में जो लोग होने वाले हैं जर्नलिस्ट होने वाले हैं। कोई भी मैथ्स का पर्टिकुलर प्रॉब्लम या ज्योग्राफी का पर्टिकुलर प्रॉब्लम कोई आपसे नहीं पूछने वाला है। वहाँ पर होता क्या है, ऑप्शनल की डेप्थ प्रिपरेशन करते करते हम वही चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। और लेट से किसी ने पूछ दिया कि पोल स्टार क्या है, अब ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट, क्योंकि उसने तो न्यूज़पेपर में देखा इंडिया रशिया इज अ लाइक पोल स्टार, आस्क द क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला पूरा डिटेल करेगा, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज द लाइक दैट माइंडसेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक हम जितने भी पैनल ने हमें सभी सजेशंस दिए, आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स उनके ऊपर बिल्कुल काम करेंगे एंड डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सजेशंस के साथ वो भी अपने स्कोर को 190, 200 या जितना भी अच्छा स्कोर वो यहाँ पे एम कर रहे हैं उन तक पहुँचने में इनकी मदद होगी। So thank you so much for joining. All the very best.